चलिए, लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर बहुत सारे चार्जेस हैं उनके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम क्यू। अगर ये हमारा एक चार्ज है क्यू तो इससे बराबर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो इसके रेडियस के हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये जितना भी लोकस बनेगा सारे पॉइंट्स का, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये सारी की डिस्टेंस आर ही रहेगी। और इन सारे डिस्टेंसेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, यहाँ पे मान लो अगर E1 आ रहा है, E2 आ रहा है, E3 E4 जो भी आ रहा है, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्योंकि सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगी, इक्वल डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल ही होगी, तो कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है एक चार्ज के अराउंड, वो सर्कुलर जनरेट होता है। कैसा जनरेट होता है? सर्कुलर, गोल गोल जनरेट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस आर। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। KQ by R स्क्वायर। इसमें Q एक वेरिएबल है और R भी एक वेरिएबल है। डिस्टेंस हम लोग बदल सकते हैं, डिस्टेंस दूसरे चार्ज का हम लोग कभी भी बदल सकते हैं, और चार्ज जो है, चार्ज की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा या कम हो सकती है। तो सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कोई थर्ड फैक्टर उसमें नहीं डिपेंड करेगा। बाकी ये जो K है, कूलम्स कांस्टेंट, दैट बाय नेम इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट है तो वो कभी बदलेगा नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो Q1 Q2 Q3 Qn एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, एक जगह है जहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब इन सारे चार्जेस के कारण एक सर्टेन पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पे Q1 के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, Q2 के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, Q3 के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, Q4 के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, Qn के कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो जैसा हम फोर्सेस में कर रहे थे कि सारे फोर्सेस का वेक्टर सम निकाल दे रहे थे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में हम लोग सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का E1 E2 E3 E4 जहां तक भी हो, En E20 टाइम्स E50 टाइम्स सबका सम कर देंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज, इज अ वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज। उसी तरह से ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या किया, वेक्टर सम करा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का हमने क्या करा, वेक्टर सम करा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 2 3 अप टू n। पहले वाले का अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेम फॉर्मूला KQ by R स्क्वायर। यहां पे मैंने R1 लिया है क्योंकि इस पॉइंट P से ये Q1 जो है वो R1 डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है? R1 डिस्टेंस पे। Q1 से P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1। क्या है? R1। तो उसीलिए हमने लिया है R1 का स्क्वायर, KQ by R स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन भी R1 के डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? R1 के डायरेक्शन में। डायरेक्शन को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर यानी कि कैप से हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। सिमिलरली E2 के लिए हम लोग KQ by R2 का स्क्वायर कर देंगे और R2 का कैप लगा देंगे, R2 का यूनिट वेक्टर। उसी तरह से KQ by R3 का स्क्वायर और R3 का यूनिट वेक्टर, KQ by Rn का स्क्वायर और Rn का यूनिट वेक्टर। अब इस फील्ड में जितने भी चार्जेस थे उन सब के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली, सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख लिया। तो अब ये जो चार्ज है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने पे चलाएगा। पहले वाले का KQ by R1 का स्क्वायर, दूसरे का KQ by R2 का स्क्वायर, KQ by R3 का स्क्वायर और KQ by Rn का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से इन सब में देखो तो KQ सब में है, तो KQ को हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। KQ को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। उसके अलावा बच रहा है इसमें R और
आर का स्क्वायर और आर का कैप, आर का स्क्वायर और आर का कैप। तो यहाँ पे हमने आर का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे हमने आर का कैप लिख दिया है, आर का स्क्वायर लिख दिया और आर का यूनिट वेक्टर यानी कि आर कैप लिख दिया है। अब इसको आई दे दिया है और एक समेशन का साइन बना दिया है। आई देने का मतलब है कि समेशन में ये 1 से लेके जहां तक भी हमें भेजना होगा वहां पे भेज सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे अगर देखो जरा ध्यान से, ये समेशन है आई इज इक्वल टू 1 से लेके 5 है और अंदर में हमने लिख दिया आई, तो ये पता है क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये बस 1 से लेके 5 तक जोड़ देना है। तो उसी तरह से इसमें जहां जहां पे आई लिखा हुआ है उसको पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। इस समेशन का वो मतलब हो गया। इसको एक और इस फॉर्मूला को एक और इंटरप्रिटेशन हम लोग दे सकते हैं, k इज इक्वल टू वी नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यहां पे लिख दिया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू 1 to n 1 by ri स्क्वायर ri कैप। ठीक है, ये रहा हमारा किस चीज का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, किस तरह के चार्ज के लिए किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इस बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, तो ये इमेजिनरी लाइंस है, दे डोंट रियली एग्जिस्ट, वो इमेजिनरी लाइंस है। मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज था जिसे हमने कहा Q0, जिसे हमने कहा Q0, उसको एक दूसरे चार्ज के पास रख दिया, एक दूसरे चार्ज के पास रख दिया। Q0 एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्ज भी हमने मान लो पॉजिटिव रख दिया। क्या कर दिया, पॉजिटिव रख दिया। तो अब इस चार्ज के अराउंड ये Q0 किस तरह से मूव करेगा, किस तरह से मूव करेगा। अब ये Q0 जैसे भी मूव करे, Q0 हमारा जहां भी जाए वही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो वो रास्ता जो Q0 ट्रेस करता है, एक इमेजिनरी चार्ज एक पॉइंट चार्ज जो रास्ता ट्रेस करता है, जो पाथ को ट्रेस करता है, उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप एक टेस्ट चार्ज को रख दो तो वो जिस रास्ते पे चलेगा उसी रास्ते को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा ये कर्व भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकते हैं, टेढ़े भी हो सकते हैं और स्ट्रेट भी हो सकते हैं। और एक पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाते हैं। तो एक मान लो हमारे पास Q इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज को रखोगे, पॉजिटिव चार्ज के पास टेस्ट चार्ज को रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेगा। प्लस प्लस क्या करता है, रिपेल करता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया तो ये कहां भागेगा, बाहर की तरफ। कहां भागेगा, बाहर की तरफ। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज के पास अगर एक टेस्ट चार्ज को रखते हो जो कि क्या होता है पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस अंदर की तरफ। दूसरा कोई लॉजिक नहीं है कि प्लस बाहर माइनस अंदर क्यों, प्लस बाहर क्यों माइनस अंदर क्यों। इसका पीछे का यही लॉजिक है कि हम लोग टेस्ट करते हैं टेस्ट चार्ज से और टेस्ट चार्ज जिधर जाएगा उधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए। सिमिलरली फॉर अ डाइपोल, जहां पे एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, जहां पे एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो, ये एक डाइपोल है। इसे क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। यहां पे ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल ली है, दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल ली है। तभी इस तरह का मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगे तभी आपको इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता हुआ दिखेगा। अगर आप लोग को याद हो तो बार मैग्नेट्स का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी तरह से होता है। बार मैग्नेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसी तरह से होता है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकता। जहां पे चार्ज है, चार्ज के अंदर फील्ड लाइन नहीं जाएगा। एक बात बताओ, एक चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। अगर चार्ज टेस्ट चार्ज के अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब बॉडी के अंदर कभी भी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। वहीं आप एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट का जो फील्ड लाइन निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम लोग निकालते हैं इधर लोहा बिछा के। क्या करेंगे, लोहा बिछा के। मैग्नेटिक, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, यहाँ पे हमने आयरन नेल्स बिखेर दिए। क्या बिखेर दिए, आयरन नेल्स। तो क्या ये आयरन नेल्स इस पे भी तो चिपकेंगे, आयरन नेल्स मैग्नेट पे भी तो चिपकेंगे। तो इसका मतलब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है पर चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप
नहीं बनाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिमाग में रखना है। आगे बढ़िए। Tangent to electric field line at any points give the direction of electric field intensity at that point। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना छोड़ दें, इस पॉइंट पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना छोड़ दें, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना छोड़ दें, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? तो यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना छोड़ देते हैं तो ये यहां से ऐसे कैसे चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। और ये जो सीधी लाइन जाती है एक पॉइंट को, कर्व को टच करते हुए, इसको क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। तो टैंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। टैंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर दी, यहाँ पे एक टेंजेंट, दो टेंजेंट बन गया, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, डायरेक्शन 2 हो गया। आप ही बताओ, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको 2 जगह पे जाना है, हमको 2 जगह पे जाना है, तो पहले हम एक जगह जाएंगे, वापस आएंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे ना। हम आधा इधर और आधा इधर तो नहीं जा सकते। ऑब्वियस सी बात है कि कब इसी कारण से, क्योंकि टेस्ट चार्ज भी एक जगह पे 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता, बीच में टूट के 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इसीलिए उसकी डायरेक्शन भी 2 नहीं होगी और वो इंटरसेक्ट भी एक दूसरे से नहीं करेगा, एक दूसरे से इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आता है तो 90 डिग्री पे आता है। कितना पे आता है? 90 डिग्री पे। मान लो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, मान लो ये प्लस चार्ज होता, प्लस चार्ज होता, प्लस चार्ज होता है, तो इससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता, बाहर बाहर बाहर, ठीक है। और कैसे, कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है? 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग व्हेन फील्ड लाइंस आर मोर। फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा है, एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम है, लाइंस की डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? कम आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा लाइंस है तो फील्ड भी ज्यादा, कम लाइंस है तो फील्ड भी कम। तो इसी तरह से अगर बराबर बराबर लाइंस है, लाइंस क्या है? बराबर बराबर है, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे लाइन कितना है? बराबर है। हर एक, अगर इंटरसेक्शन यहां से काट लेते हैं तो हर पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का संख्या बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। तो उसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, तो अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों की संख्या क्या हो? बराबर हो, ठीक है, और वो सेम लाइन पे बन रहे हो, तो उसके लिए पैरेलल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? पैरेलल लाइंस फॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी पैरेलल। ठीक है, चलो टॉपिक नंबर 8 है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि टॉपिक है, अब अगले 3 टॉपिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड होंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल इस चैप्टर का मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी इट सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड। ठीक है, डाइपोल होता क्या है? तो 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्ज, जब भी 2 इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं, किसी फिक्स डिस्टेंस पे रखते हैं, और उनके तब उसे हम एक डाइपोल कहते हैं। इक्वल है, चार्ज कैसा होना चाहिए? इक्वल, और कैसा नेचर क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड इक्वल, नेचर ऑपोजिट। इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को हम क्या करेंगे? इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस को जब एक डिस्टेंस पे रखेंगे तो उससे बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फिर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर आप, उसके पहले हम ये देखते हैं कि कभी आपने अपने लाइफ में देखा है कि नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, ऐसा कभी आपने देखा है? तो जब हम लोग नमक जानते हैं NaCl, Na पे उसमें प्लस चार्ज होता है और Cl पे उसमें माइनस चार्ज होता है। Na पे क्या, कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और Cl पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिला के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल यही है जो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज से जुड़ के बनता है। अब इन दोनों डाइपोल के बीच का लेंथ कितना होता है पता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। क्योंकि NaCl में अगर आप नमक देखते हो तो उसमें सोडियम और क्लोरीन को आप अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। इसी कारण से हम लोग डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादातर क्या करते हैं? बहुत छोटा मानते हैं। डाइपोल के डिस्टेंस को ज्यादातर हम लोग बहुत ही छोटा मानते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड चार्ज और लेंथ इंटू 2 2QL जितना आता है। ध्यान से सुनोगे,
Q और Q, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, उसको लेंथ ऑफ द डाइपोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ ऑफ द डाइपोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना लंबा डाइपोल है उतना आप उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लेंथ ऑफ डाइपोल इज, अगर यहाँ पे हम इस डाइपोल का सेंटर मान ले, यहाँ पे इस डाइपोल का सेंटर मान ले, तो यहाँ तक आधा डाइपोल L और बाकी का आधा L, दोनों मिला के कितना, L मिला के हो गया 2L, और डाइपोल मोमेंट बिकम्स 2QL। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। एसआई यूनिट इसका होता है कूलम मीटर। देखो 2 एक नंबर है जिसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होगा, नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता। फिर चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम, और लास्ट में है लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो वैसे डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग, सिमिलरली डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, और डायमेंशन है लेंथ इनटू एम्पियर, यानी कि करंट इनटू टाइम, लेंथ करंट टाइम, क्योंकि करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q इज इक्वल टू ऐसे क्या हो जाएगा, IT, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, करंट को किस चीज में नापोगे, करंट का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T, तो AT ये हो गया, और लेंथ का डायमेंशन हो गया L, तो डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट लैट, LAT, L1 A1 T1 लैट, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज 0, अरे एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। हम लोग सॉल्ट को जानते हैं, सॉल्ट पे कोई चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। उसी तरह से डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, कोई डाइपोल है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज एक जगह पे रखा गया है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज किसी एक जगह पे रखा गया है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उससे जो भी बनेगा फील्ड, उसका जो भी मोमेंट होगा वो बताएगा हमें डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब एक्सियल लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सियल लाइन का मतलब ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन दोनों को जो लाइन जोड़ रही होगी, प्लस और माइनस चार्ज को जो लाइन जोड़ रही होगी, उसको पास करते हुए अगर एक हम लेके लाइन लेके जाएं, उसको पास करते हुए हम एक लाइन को जब लेके जाएं, तो उस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। एक चार्ज है, दो चार्ज, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं, ठीक है। मान लो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिला के एक डाइपोल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डाइपोल। इस डाइपोल का लेंथ है L प्लस L 2L, डाइपोल का लेंथ कितना है 2L। एक पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये माइनस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा होगा, और ये प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहा होगा, ठीक है। जो माइनस चार्ज के कारण लग रहा है, उसको E2 मान लेते हैं, माइनस माइनस रिपेल कर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, और प्लस चार्ज के कारण जो लग रहा है, उसको E1 मान लेते हैं। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, प्लस माइनस क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। अट्रैक्ट वाला इधर, रिपेल वाला उधर, अट्रैक्ट वाला इधर, रिपेल वाला उधर। अब अट्रैक्ट वाला कहां पे है, अट्रैक्ट वाला यहां पे है और रिपेल वाला यहां पे है, यानी रिपेल वाला पास में, रिपेल वाला कहां पे है, पास में है, अट्रैक्ट वाला दूर में। तो जो रिपेल हो रहा होगा वो ज्यादा हो रहा होगा, जो अट्रैक्ट हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा, इसीलिए E2 ज्यादा है E1 से, E2 ज्यादा है E1 से। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, एक यहाँ पे E1 निकाल लेते हैं और दूसरा E2 निकाल देते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, E1 और E2 निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, AP पहले हम लोग निकालते हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, यहां पॉइंट से प्लस चार्ज से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, प्लस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो प्लस चार्ज ये A पे है, प्लस चार्ज कहां पे है, A पे है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो P पे है। A से लेके P तक की दूरी, सेंटर से लेके P तक की दूरी R है, सेंटर से P तक की दूरी क्या है, R है, और A से लेके सेंटर तक की दूरी L है। तो A से लेके P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। उसी तरह से लेके B से लेके P तक की दूरी निकालनी है, B से लेके P तक की दूरी निकालनी है। तो सेंटर से P की दूरी निकालेंगे, सेंटर से
P की दूरी निकालेंगे, सेंटर से P की दूरी क्या है, R है, सेंटर से P की दूरी क्या है, R है। और फिर सेंटर से अगर P की दूरी में से हमने सेंटर से B की दूरी घटा दिया, B की दूरी घटा दिया, सेंटर से B की दूरी कितना है, L, तो हमने माइनस चार्ज से जो डिस्टेंस निकाला वो आया R माइनस L, जो प्लस चार्ज से डिस्टेंस आया वो क्या निकाला, R प्लस L। तो AP डिस्टेंस इज R प्लस L, BP डिस्टेंस इज R माइनस L। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। अब वेक्टर में जब ऐड भी करते हो तो जो बड़ा वाला होता है छोटा वाला उसमें से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। बड़े वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ऑपोजिट ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। तो अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला क्या होगा, नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट होगा। नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। बड़ा वाला कौन है, E2, छोटा कौन है, E1। तो E2 माइनस E1 करना है तो पहले E2 निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, E2 निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा है KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एक मैंने एक तरीके से लिखा हुआ है और दूसरे तरीके से यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, दोनों तरीके से कर लेते हैं। KQ बाई आर स्क्वायर, K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर मैंने हटा दिया तो इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, K लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखा है, KQ बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब E1 से जो दूरी है, E1 से जो दूरी है, E1 किसके कारण हो रहा है, E1 जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, बोलिए। E1 जो दूरी हो रहा है वो माइनस चार्ज के कारण हो रहा है। E1 किसके कारण हो रहा है, माइनस चार्ज के कारण। और माइनस चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है वो है R माइनस L। क्या है, R माइनस L। तो यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर करेंगे। और E2 किसके लिए, सॉरी E1 किसके लिए, E1 है R प्लस L के लिए। E1 किसके लिए है, R प्लस L के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस पे क्या लिखेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। और वही E2 में हम लोग लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 में लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, E1 में लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, E2 में लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। कर क्या है, हम लोग बेसिकली ये KQ बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जहां पे एक जगह R के बदले क्या है, R प्लस L, और दूसरी जगह R के बदले क्या है, R माइनस L। E1 में R के बदले R प्लस L और E2 में R के बदले R माइनस L। ठीक है, चलिए अब ऐसे हम लोग E2 माइनस E1 करते हैं, E2 माइनस E1 करते हैं। तो हम लोग फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे KQ बाई आर प्लस L का होल स्क्वायर। E2 क्या है, पहले E2, पहले क्या E2, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं। नीचे वाला देखो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस किया ऊपर वाला, माइनस किया ऊपर वाला, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L स्क्वायर, एक में R माइनस L स्क्वायर, एक में R प्लस L स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दोनों में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दोनों में हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिए तो बचा कितना इसमें, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। दूसरे में बचा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया, फिर आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ। तो क्या इसको हम लोग सीधे 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो वहीं से इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऊपर में जो इधर R माइनस एल है, यहाँ पे क्या है R माइनस एल, तो इसमें R प्लस एल आके इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, और यहाँ पे R प्लस एल है तो इसमें R माइनस एल आके 1 में मल्टीप्लाई होगा। R प्लस एल में शायद R प्लस एल में R माइनस एल आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे हमने ऊपर में लिखा है R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। मतलब फ्रैक्शनल एडिशन तो आता है, बाटा का जोड़ आता है ना सब किसी को, बस वही बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, अब देखिए ये R माइनस एल और R प्लस एल का जो होल स्क्वायर है उसको हमने A माइनस बी A प्लस बी कर दिया, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर R प्लस एल का होल स्क्वायर और R माइनस एल का होल स्क्वायर करते हैं, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा ऊपर से मैं मिटाता हूँ और कैलकुलेशन हम लोग ऊपर एक बार साथ साथ फिर से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, यहां पे देख रहे थे हम लोग कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में हमने R माइनस एल, R प्लस एल, R माइनस एल और R प्लस एल का एलसीएम निकाला, तो R माइनस एल और R प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया, दोनों का
होल स्क्वायर आ गया, और ऊपर में r प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू आएगी 4rl के बराबर, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। r प्लस एल का होल स्क्वायर निकालते हैं और उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर माइनस करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर से ये r स्क्वायर क्या करेगा, कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये प्लस में है और ये भी माइनस माइनस प्लस में है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4rl बन जाएगा। तो ऊपर में हमारा जो बचा वो कितना बचा, 4rl बचा। नीचे वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी था, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने ऐसे लिख दिया है, डाइपोल मोमेंट जो हमारा है इस पॉइंट पे आया है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये ऊपर में क्या बच जाएगा, क्यूब बच जाएगा। इधर बचा हमारा 4rl, क्या बचा, 4rl, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, बचा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4rl को इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4rl को इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे डिवाइड में क्या रहेगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूं, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख रहा हूं, तो 2 इंटू 2 क्यू एल इंटू आर, 2ql। अब यहाँ पे 2ql क्या डाइपोल मोमेंट होता है, 2ql डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे हम लोग p कहते हैं। तो ये बच गया 2pr डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब डाइपोल छोटा होता है, एक तो डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन हमारा निकल गया, डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन निकल गया, ठीक है, पर डाइपोल जब बहुत ही छोटा हो, जब हमने NaCl देखा था, Na और Cl सॉल्ट में सोडियम और क्लोराइड के बीच में क्या ज्यादा अंतर होता है, क्या डिस्टेंस ज्यादा होता है, नहीं, 10 की पावर माइनस में होता है, माइनस में 10 माइनस 15, आई डोंट रिमेम्बर इट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होने के कारण ये जो L है इस डाइपोल की लेंथ को हम लोग इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, 0। तो ये बचेगा 2pr डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के स्क्वायर का स्क्वायर, r के स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर के स्क्वायर का पावर हो जाता है 4, और 2 से 4 बचा 2 बार में, 2 से 4 आया 2 बार में, वी कैन राइट इट एज pr बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4। ठीक है, ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। r से ये r की पावर 4 कट जाएगा तो बचेगा, बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं 2pr बाई 4 पाई, 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3। आप चाहें तो 2 और 4 को कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं, आप चाहें तो 2 और 4 को कटा भी सकते हैं और 2 और 4 को नहीं भी कटा सकते हैं। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल 9 का सेकंड पार्ट है, 9 का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, बेसिकली सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास A और B, A और B दो चार्जेस है, एक को प्लस क्यू कहा हमने और दूसरे को माइनस क्यू कहा, एक को हमने प्लस क्यू कहा और दूसरे को हमने माइनस क्यू कहा। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो दूरी थी वो थी 2l और इनका जो सेंटर था वो क्या था, O था। O से A और O का जो डिस्टेंस है वो L है, O और B का जो डिस्टेंस है वो L है, ये दोनों मिला के 2l हो जाएगा। एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे P, एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे P, इस यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए हम वहां पे एक चार्ज रख देते हैं, वहां पे एक चार्ज रख देते हैं। इस बार भी हम पिछली बार की तरह माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज रख दे रहे हैं, कोई नेगेटिव चार्ज
रख देते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पे ये रहा E1, क्या हो गया E1। और उसी तरह से ये नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेगा, तो ये हो गया E2। अब ये E1 और E2 है, उसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। E1 और E2 को हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो E1 एंड E2 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। E1 एंड E2 कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। तो E1 का जो कंपोनेंट हमने लिया है, E1 का जो हमने कंपोनेंट लिया है, उसे हम लोग E1 cos थीटा क्या कह देंगे, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा कह देंगे। अगर ये वाला एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, ये वाला एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, तो उस तरह से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये E1 है तो थीटा के साथ वाले एंगल को हम लोग cos थीटा कहते हैं, थीटा के साथ वाले एंगल को क्या कहते हैं, cos थीटा। और थीटा के उल्टा जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं sin थीटा। एक हुआ हमारा E1 cos थीटा, एक हुआ हमारा E1 sin थीटा। उसी तरह से हम निकाल लेंगे E2 के लिए cos थीटा और sin थीटा, E2 के लिए cos थीटा और sin थीटा। अब हम जो E2 निकाल रहे हैं उसके लिए जो sin थीटा निकलेगा, E2 रिपल्सन हो रहा है, उसके लिए जो sin थीटा निकलेगा और उसके लिए जो cos थीटा निकलेगा, तो E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में आएगा, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। और E2 sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा, E2 sin थीटा ऊपर की तरफ आएगा। क्योंकि ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल है, तो ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो E1 sin थीटा इज इक्वल्स टू E2 sin थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। E1 में से E2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E नेट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, E नेट, तो हम लोग लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये OP डिस्टेंस को हमने L कहा है, ये O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, OA डिस्टेंस को हमने L कहा है, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है उसे हम R कहते हैं। क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। तो हमने लिखा परपेंडिकुलर यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कहां पे, अंडर रूट में। यहां पे लिखोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। अब आपको A और P के बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया है, A और P के बीच का डिस्टेंस पता चल गया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KQ बाई R स्क्वायर की वैल्यू ही तो पता करनी थी, जो कि हम पता कर चुके हैं। अब हम लोग E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ देंगे। नोट करिए इसको। देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट निकालने के लिए हमने cos थीटा, दोनों cos थीटा को क्या किया, जोड़ दिया। दोनों sin थीटा इसलिए दोनों sin थीटा इसलिए खत्म हो गया था, जीरो हो गया था, क्योंकि वो दोनों इक्वल था। दोनों क्या था, इक्वल था। दोनों cos थीटा अगर इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ये दोनों इक्वल है तो 2 इंटू एक को ही हो जाएगा ना, तो 2 इंटू E1 cos थीटा हम लोग निकाल देते हैं। और cos थीटा को हमने कहा है बेस बाई हाइपोटेनस, cos थीटा को हमने क्या कहा है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है हमारा L, बेस है हमारा L और हाइपोटेनस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब हम लोग सीधे 2 इंटू E1 कर देते हैं और फिर cos थीटा लिख देते हैं। E1 हमारा कुछ इस प्रकार आया है, E1 हमारा कुछ इस प्रकार आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें cos थीटा हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं। तो आगे इस कैलकुलेशन में हमें आ रहा है, Q अपॉन, देखिए 2E1 cos थीटा निकालना है, 2E1 cos थीटा निकालना है। तो पहले हमने 2 लिखा, फिर हमने E1 लिखा, जो कि आया था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया cos थीटा, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया cos थीटा, जो कि आया था L बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, L बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऊपर है 2QL, ऊपर है 2QL। 2QL क्या डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है? हाँ जी, 2QL किसके बराबर होता है? डाइपोल मोमेंट Q के बराबर। तो हमने ऊपर सीधे क्या लिख दिया? डाइपोल मोमेंट P वेक्टर लिख दिया, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं, नीचे बचा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर है और दूसरा क्या रूट अंडर है, एक 2 है और दूसरा क्या है रूट अंडर। क्या रूट अंडर 1/2 होता है क्या? तो ये 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा क्या? तो हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया, वो आया डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अगर ये L बहुत ही छोटा है, L हमारा बहुत ही छोटा है, तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, देन वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर के बदले क्या ले लोगे? 0। एल स्क्वायर के बदले क्या ले लोगे? 0। तो इसको यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। पावर में रखा 3/2, 2 और 2 क्या करेगा? कट जाएगा। इसे हम लोग लिख देंगे P वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा एक्सियल लाइन भी हो गया, इक्वेटोरियल लाइन भी हो गया। डाउट्स है तो ग्रुप में मैं मैसेज ऑन करूंगा, आप मुझे भेजोगे, हम लोग फिर से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशंस मुझे आपसे ये चाहिए कि 5-5 बार अपनी कॉपी में लिख लो संडे तक, 5-5 बार ये दोनों डेरिवेशन अपनी कॉपी में लिख लो संडे तक, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं बाबू दोनों में से कोई एक आना ही है। ठीक है, संडे तक आप लिख लो। अब मैं चेक करूं या ना करूं, एग्जाम में आना तो लिख लोगे ना, है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं डाइपोल मोमेंट का। चलिए ठीक, देखिए इधर हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, तो ये 1 प्लस 1/2 होगा, और 1 प्लस 1/2 क्या होता है? 3/2। आगे के पूरे डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे गलती से एक स्क्वायर चला आया, ये क्या है? 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमने 3/2 को 2 से कटा दिया, R³ बच गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हो गया यहाँ पे। अब टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा बाकी है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ हमारा बाकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाकी है। ये सेकंड पार्ट था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। जैसा मैंने पहले कहा था कि 3 पार्ट में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आप लोग का लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग सैटरडे तक खत्म करेंगे, इस वीक तक। ठीक है।